नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज विजिलेंस की टीम समीर वानखेड़े से पूछताछ करेगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह आज सुबह 11 बजे मुंबई पहुंचेंगे। वानखेड़े के मामले में ज्ञानेश्वर सिंह को चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी बनाया गया है। मुंबई जाने वाली इस टीम में ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा एनसीबी के 5 और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुंबई पहुंचकर ये टीम समीर वानखेड़े के अलावा प्रभाकर सेल से भी पूछताछ करेगी। प्रभाकर सेल इस मामले में एक और आरोपी केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। मामला सामने आने के कुछ दिन बाद प्रभाकर ने ड्रग्स केस में कई बड़े खुलासे किए थे। प्रभाकर का कहना था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में फंसाया गया है। उसके मुताबिक केपी गोसावी फोन पर किसी से 25 करोड़ रुपए की डील की बात कर रहा था। प्रभाकर का ये भी दावा है कि शाहरुख खान के बेटे को छुड़वाने के लिए ये 25 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई थी। इससे पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मंगलवार को दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली पहुंचकर समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि वो अपने किसी निजी काम से यहाँ आए हुए हैं। आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई थी, लेकिन वो पूरी ना हो पाने के कारण उसे आज तक के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से पिछले बुधवार को इनकार कर दिया था और कहा था कि शुरुआती जांच में ऐसा दिखता है वो ड्रग्स संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल थे। अदालत ने यह भी कहा था कि व्हाट्सएप चैट से यही लगता है कि वो ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में थे। आपको बता दें कि मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस केस में 2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार हुए दोनों पहले आरोपी हैं। दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपी अविन साहू को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष राजगड़िया को भी बेल मिल गई है। राजगड़िया के पास से एनसीबी को 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे और बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। पीएम मोदी के 2 दशकों के सफर और सरकार की सफलता बताने के लिए मोदी गवर्नेंस मॉडल पर चर्चा करने के लिए आज से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा। अक्टूबर को 27, 28 और 29 को होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में अमित शाह का संबोधन भी होगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य विषयों में पीएम मोदी की काम करने की कला, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, गरीबी में कमी और सामाजिक कल्याण के लिए दृष्टिकोण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका शामिल है। साथ ही कृषि क्षेत्र, विदेश नीति, कोरोना महामारी का प्रबंधन भी इस सम्मेलन का अहम हिस्सा रहने वाला है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कुल 11 सत्र होंगे। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में 3 कृषि कानूनों पर भी चर्चा हो सकती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा के बाद से ही सियासी गलियारों में अटकलों का शोर तेज हो चुका है। कैप्टन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है तो वो बीजेपी के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते के लिए भी तैयार होंगे। इसके साथ ही बताया जाता है कि कैप्टन अपनी नई पार्टी के बारे में समर्थक नेताओं के साथ पिछले कुछ दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। ये भी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। ऐसे में अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अपनी नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो कौन से कांग्रेस नेता उनके साथ आ सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपनी पार्टी बनाने का ऐलान पंजाब में कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बिहार में उपचुनाव के करीब आते ही सियासी बयानों का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लालू यादव ने कहा था कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए और नीतीश कुमार का विसर्जन हो सके। इस मामले को लेकर अब नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर लालू चाहें तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। 6 साल बाद आज लालू प्रसाद यादव तारापुर के ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए और आरजेडी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। आज सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव की सभा होगी। लालू प्रसाद का हेलीकॉप्टर ईदगाह मैदान में ही उतरेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब दिल्ली वासियों को अयोध्या के भी निशुल्क दर्शन कराएगी। केजरीवाल ने कल अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल जाकर दर्शन किए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं। इसके तहत हम दिल्ली के लोगों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा और वृंदावन समेत कई तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराते हैं। अब हम दिल्ली वासियों को अयोध्या के भी मुफ्त दर्शन कराएंगे। दिल्ली वालों को मुफ्त में अयोध्या के दर्शन कराने की योजना के सिलसिले में आज दिल्ली सरकार की विशेष कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। राजस्थान में थानों में मंदिर और पूजा स्थल बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक नया फरमान जारी कर पुलिस कार्यालय परिसर, थाना और चौकी में धार्मिक एवं पूजा स्थल नहीं बनाने का सर्कुलर जारी किया है। इसको लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। अपमान है हिंदू समाज का कि धार्मिक जो पवित्र स्थान है उनको हटाने का सरकार निर्देश दे। मेरे को लगता है एडीजी के लेवल का एक काम नहीं है। ये सरकार की अप्रूवल से, यानी गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं, जिनके अप्रूवल के बाद ही ये तुगलकी आदेश दिए हैं। एक तरफ बीजेपी इस आदेश को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है। कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सरकारों का धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी है। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के नुकसान को बताने के लिए दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। आज दिल्ली सरकार पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान शुरू करेगी। सरकार अभियान के जरिए पटाखों को जलाने से लोगों को रोकेगी और लोगों को दिवाली का त्योहार दिए के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और पटाखों की खरीद बिक्री की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस 15 केंद्रीय टीम बनाएगी, जिसमें करीब 157 सदस्य होंगे। पुलिस के साथ 33 एसडीएम के नेतृत्व में भी टीमों का गठन किया जाएगा, जो दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीपीसीसी ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रतिबंध के बावजूद सरकार के पास कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि पटाखों की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीमें पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने का काम करेंगी। एक टीम में 5 से 7 सदस्य होंगे, जो जिला स्तर पर पूरे अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा 157 थानों के स्तर पर भी 2-2 लोगों की टीमें बनेंगी। थानों के स्तर पर पटाखों की खरीद बिक्री की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय टीमें जहां पर पटाखों की बिक्री होती है, वहां पर पेट्रोलिंग का काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस मामले की जांच पर आदेश देगा। सरकार ने मामले में निष्पक्ष विशेषज्ञ कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था। कोर्ट ये संकेत दे चुका है कि वो अपनी तरफ से कमेटी का गठन कर सकता है। 23 सितंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि वो एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए 15 याचिकाएं पेंडिंग है। ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत कई जाने माने लोगों की हैं। उन्होंने राजनेताओं, पत्रकारों, पूर्व जजों और सामान्य नागरिकों की स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का आरोप लगाया है। मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि वह एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएगी, जिसमें सरकार का कोई आदमी नहीं होगा। ये कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए मांग की थी कि कमेटी का गठन कोर्ट ही करे। जौनपुर का माधोपट्टी गद्दीपुर गांव आजादी के कई सालों बाद भी बदहाली की मार झेल रहा है। मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर इस गांव की पहचान अफसरों वाले गांव के नाम से है, लेकिन अब इस गांव की एक और पहचान बनती जा रही है। देश को 47 अफसर देने वाला ये गांव विकास से कोसों दूर है। यहाँ लोगों के लिए सड़क तक की सुविधा नहीं है। गांव के बाहर जाने के लिए भी लोगों को कच्चे रास्ते से होकर ही जाना पड़ता है। बरसात में तो हालात और ज्यादा बुरे हो जाते हैं। रास्तों में कई फीट पानी भर जाता है, जिस कारण आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब इस गांव के लोगों ने यहाँ की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और गांव में जगह जगह रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए गए हैं। गांव वालों के मुताबिक प्रशासन उनसे बड़े बड़े वादे तो करता है, लेकिन आज तक प्रशासन का एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं।
नवंबर के महीने में अगर बैंक से जुड़े कोई काम निपटाना चाहते हैं तो पहले कैलेंडर एक बार देख लीजिए, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बैंकों में कई दिन छुट्टियां रहेंगी। नवंबर महीने की ही बात करें तो धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा समेत कई त्योहार होने की वजह से बैंक काफी दिन तक बंद रहेंगे। त्योहारों और सामान्य छुट्टियों की वजह से नवंबर महीने में ही देश के अलग अलग राज्यों में मिलाकर कुल 17 दिन तक बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। आरबीआई की बैंकों को लेकर जारी लिस्ट के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। आपको बता दें कि बैंकों में अवकाश के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और एटीएम सेवाएं तो चालू रहेंगी, लेकिन फिर भी त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए पहले से अपने बैंक से जुड़े काम पूरे कर लें। अपने शहर में छुट्टियों की जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट एक बार विजिट कर लें। त्योहारी सीजन के दौरान आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। धनतेरस से पहले गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय सराफा बाजार में कल सोने के भाव में मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन ये अपने रिकॉर्ड कीमत के मुकाबले करीब 9,000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,158 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 64,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम में कमी आई है, जबकि चांदी के रेट जस के तस बने हुए हैं। दरअसल अगस्त 2020 में गोल्ड ने 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का सर्वोच्च स्तर छुआ था। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएसआरटीसी ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। एमएसआरटीसी के इस फैसले के बाद तकरीबन 95,000 कर्मचारियों को फायदा हो गया। कर्मचारियों के अक्टूबर महीने की सैलरी भी 7 के बजाय 1 नवंबर को ही आ जाएगी। वहीं महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम नकदी की समस्या का सामना कर रहे कर्मचारियों को 2,500 रुपए और अधिकारियों को 5,000 रुपए दिवाली गिफ्ट भी देने का ऐलान कर चुका है। अगर आप भी पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात समेत कई राज्यों में भर्तियां निकली हैं। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में 800 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और लद्दाख में भी भर्तियां हो रही है। इसके लिए ग्रेजुएट से लेकर 10वीं पास तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 10 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in के जरिए 10 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हुए नर्वस हो रहे हैं तो इस खबर में बताए जाने वाले टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंटरव्यू में कैंडिडेट से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब इंटरनेट से रटने के बजाय अपनी तरफ से तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाएं। इससे आप नर्वस महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान खुद की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें जिससे उसे आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की झलक नजर आए। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक के बारे में बताएं। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हो या कहीं इंटर्नशिप का अनुभव हो तो उसका भी जिक्र करें। इंट्रोडक्शन में हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलें। लेकिन पुरानी नौकरी का एक्सपीरियंस बहुत खराब भी होता है तो अपनी पुरानी कंपनी और बॉस की बुराई ना करें, क्योंकि उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है।